हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है समानांतर श्रेणियां। हमारा आज का चैप्टर क्या है? समानांतर श्रेणियां। समानांतर श्रेणियां, ठीक है। तो समानांतर श्रेणियां के लिए आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह बताइए कि समानांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं? समानांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं? समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसा टर्म, सॉरी यहां पे हर स्वीकार होगा, समानांतर श्रेणियां है ना। समानांतर श्रेणियां हम ऐसे पैटर्न को कहते हैं, ऐसे पैटर्न को कहते हैं जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब कहने का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, यहाँ पे 5, तो इसमें फर्क क्या है कि सब 1-1 के गैप से है। यहाँ पे 2 नहीं है, मिसिंग है, तो मतलब 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पे यह जो हमारा पैटर्न बन रहा है, यह पैटर्न कहलाएगा समानांतर श्रेणी में। यह किसमें कहलाएगा? समानांतर श्रेणी में। चाहे बढ़ता हो चाहे घटता हो, लेकिन इसके प्रत्येक पद का डिफरेंस जो हो वो सेम हो, इसके प्रत्येक पद का गैप जो हो वह सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 11 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 7 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 3 ले लिया, फिर यहाँ पे -1 ले लिया, फिर यहाँ पे -5 ले लिया जी। ये सब 4-4 घटते जा रहा है, तो ये भी हमारा समानांतर श्रेणियां में है और ये भी हमारा समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी ऐसे पैटर्न को कहते हैं जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान या बराबर हो। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम न्यूमेरिकली ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहां पे हमने कोई पद लिया 5, क्या लिया? 5, और हमको सारो अंतर अगर दिए हुए है कि 3 के गैप से बनाना है, तो 5 के बाद वाला क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 के बाद वाला 8 और 3 11, 11 के बाद वाला 11 और 3 14। यह हमारा क्या कहलाएगा? समानांतर श्रेणी का पैटर्न कहलाएगा, यह बन जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में सारो अंतर, सबसे पहले प्रथम पद क्या कहलाता है? प्रथम पद ए कहलाता है। क्या कहलाता है? ए कहलाता है। समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। समानांतर श्रेणी के तथा सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, सब के बीच का डिफरेंस। सार्व अंतर डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगर सार्व अंतर मालूम है और ए मालूम है, अंतिम पद क्या? अंतिम पद ए एन या टी एन कहलाता है। क्या कहलाता है? ए एन या टी एन कहलाता है। टर्म एन या अराइवल से एन कहलाता है।
ठीक है, अब है इसके जांच, क्या है, समानांतर श्रेणी की जांच, समानांतर श्रेणियों की जांच। हम कैसे जांच कर पाएंगे कि कोई टर्म समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। मान लिया कि यहां पे A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद दिया हुआ है ना। तो इसमें हमको अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A4 माइनस A3 हो जाए, मतलब दूसरे में से पहले को घटाकर, तीसरे में से दूसरे को घटाकर और चौथे में से तीसरे को घटाकर अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी में है। अगर कोई बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी में नहीं है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहां पे हमने लिया 5, 8 और 12। यहां पे D1 पहला डिफरेंस, पहले का डिफरेंस, सार्वअंतर को D बताया था ना, तो उसी तरह से D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा 3, और D2 दूसरे का अंतर यह हो जाएगा 12 माइनस 8 दैट इज 4। यहां पे D1 D2 के बराबर नहीं है, हेयर यहां D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, पहले इसे नोट कीजिए। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, हरी अप। अब हमारा यहां क्वेश्चन बनकर आता है, जांच कीजिए कि समानांतर श्रेणी में है। अगर समानांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद लिखें, अगला 3 पद लिखें। जैसे हमने यहां पे लिखा 5, 9, 13, है ना। तो यहां पे हम D1 पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। फिर D2 इज इक्वल्स टू दूसरा गैप 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। यहां पे दोनों अंतर सेम है, यहां D1 इज इक्वल्स टू D2, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगला पद भी लिखने के लिए कहा था। अगला पद क्या हो जाएगा, यहां पे 13 है और सार्व अंतर हमारा कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो हम यहां पे A4 इज इक्वल टू लिख देंगे 13 प्लस 4 दैट इज 17। फिर पांचवा पद A5 इज इक्वल टू 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 21। फिर छठा पद यह हो जाएगा 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अगला पद क्या लिखेंगे, अगला पद हमारा हो जाएगा 17, 21, 25। ये क्लियर। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज बनेगा। अब समानांतर श्रेणी हेतु, समानांतर श्रेणी हेतु क्या होता है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर D1 D2 D3 के बराबर है तो यह समानांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब हम कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसे कि x के किस मान के लिए पद समानांतर श्रेणी में हैं, x के किस मान के लिए पद समानांतर श्रेणी में है। जैसे 3x
माइनस 2 कॉमा x कॉमा 2x प्लस 5। यह किस मान के लिए समानांतर श्रेणी में होगा? तो यहां पे हम लिखेंगे समानांतर श्रेणी हेतु, समानांतर श्रेणी हेतु d1 इज इक्वल्स टू d2। अब यहां पे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। यहां पे a2 हमारा कितना है x माइनस 3x माइनस 2 है ना। अब यहां पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू a3 2x माइनस x 2x प्लस 5 2x प्लस 5 2x प्लस 5 माइनस x। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, हमको इक्वेशन से x निकल जाएगा, x के किस मान के लिए श्रेणी में है निकालना था। अब यहां पे हो गया x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 माइनस x। 3x में से x जाएगा माइनस 2x और यहां 2x में से x जाएगा माइनस x प्लस x, इधर आकर के हो जाएगा माइनस x, या एक लाइन और बढ़ा देते हैं प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ये x इधर आता है माइनस 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। 2x में से x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 3 कट के आ जाता है माइनस 1। x के माइनस 1 मान के लिए यह पद जो होंगे यह समानांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, इसे नोट किया जाए। हरी अब आइए हम अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे चलते हैं। ये हमारा आज का एक्सरसाइज है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से किस स्थिति के लिए दिए गए उदाहरण में यह समानांतर श्रेणी का निर्माण करता है और क्यों। पहला क्वेश्चन यही है, तो हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर ईच एडिशनल किलोमीटर। किसी कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ता जाता है ना। तो किराए की श्रेणी, किराए की श्रेणी क्या हो जाएगा, पहला किलोमीटर 13 है, दूसरा जो हो जाएगा 13 प्लस 8 और तीसरा जो हो जाएगा 13 और 8 21, कितना हो जाएगा 21 प्लस 8, फिर 21 और 8 29 और 8 37। यहां पे हो जाएगा 13 8 21 और 21 8 29 29 और 8 37। यहां प्रत्येक d1 इज इक्वल्स टू 8 d2 इज इक्वल्स टू 8, सबके बीच का गैप कितना है 8 8 है, फिर d3 इज इक्वल्स टू 8, तीनों का गैप जो है 8 है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है। यहां d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है, श्रेणी है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिवर्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन सिलेंडर एट ए टाइम। एक वैक्यूम पंप है, वायु चूसक है, उससे एक सिलेंडर में से हवा निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, हवा निकाला जा रहा है, और उसमें से एक बार जब हवा निकाला जाता है तो 1/4 निकल जाता है। कितना निकल जाता है, 1/4 निकल जाता है, इसमें जितना भी मौजूद रहता है। फिर दूसरे बार निकाला जाता है, फिर 1/4 निकल जाता है। तो माना प्रारंभिक वायु इज इक्वल्स टू x। तो d1
x है, तो पहला बार निकाला गया d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, दैट इज x/4। इसमें से x/4 पहली बार में निकल गया, बचा कितना, बचा इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4x इज इक्वल्स टू 3/4x, है ना। अब d2 दूसरे बार में कितना निकलेगा, d2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटू बचा हुआ कितना है 3/4x, यह मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3/4 4 जा 16x। मतलब यहां d1 d2 के बराबर नहीं है, यहां d1 इज नॉट इक्वल टू d2, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, बराबर नहीं हुआ, बराबर होने पर ही हम करेंगे, अर्थात यह समानांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किस क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल। जी हाँ, कुआं खोदने का किराया जो है, चार्ज जो है, उसको पहले हायर करने के लिए 1 मीटर के लिए 150 रुपया है, उसके बाद जितना मीटर हम खोदते जाते हैं हमको 50-50 रुपया बढ़ता जाता है। तो यहां पे डिगी खोदने का मूल्य, खोदने का मूल्य, भरण मूल्य, किराया, है ना। पहला है 150, क्या हो जाएगा 150, 150 150। दूसरा हो जाएगा 150 प्लस 50 दूसरे मीटर के लिए। तीसरा हो जाएगा 200 प्लस 50। तीसरा हो जाएगा 250 प्लस 50। मतलब d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50, d2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 50, फिर d3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 50। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 150 और ये हो गया 200 और ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300। तो यह जो है हमारा सब में गैप कितना कितना का है, 50 का गैप है। कितना कितना गैप है, 50 का गैप है। मतलब अर्थात d1 इज इक्वल्स टू d2 इज इक्वल्स टू d3, d1 d2 d3 क्या है, बराबर है। अर्थात यह इसमें समानांतर श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में है। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कोई पैसा दिया गया है 10,000 रुपया बैंक में जमा किया गया है 8% पर एनम से, है ना। तो पहले साल का इंटरेस्ट I1 इज इक्वल टू हो जाता है आई क्या होता है P इंटू रेट बाई, एक ही साल है तो हम एक ही लेंगे, बाई 100। मतलब 10,000 इंटू 8/100, यह कट के आ जाता है 800 रुपया। कितना रुपया हो जाता है 800। ये I1 जो हो गया हमारा 800 हो गया, यही हमारा कहलाया D1। D1 इक्वल्स टू 800 हो गया। अब फिर A2 दूसरे साल का P2, दूसरे साल का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा, हमारा मूलधन जो हो जाएगा, यह मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा। यह कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800, यह हो जाएगा 10,800 रुपया। अब इस पे I2 निकलेगा, दूसरे साल का डिफरेंस। I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 इंटू R बाई 100। यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह जो हो जाएगा हमारा 10,800 गुने 8 बटे 100, 0 कट गया, यह हो जाएगा 864। यहां पे देखिए D2 इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 864 और D1 इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 800। क्या यह दोनों बराबर है, यह बराबर नहीं है। अर्थात D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अर्थात
D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 D2 के बराबर नहीं है, डिफरेंस वन, सार्व अंतर एक सार्व अंतर दो के बराबर नहीं है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी नहीं है, यह समानांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसे नोट कीजिएगा, हरी अप। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीन क्वेश्चन बचा हुआ है। इन तीन क्वेश्चन में पहले में 5 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में कुल 15 क्वेश्चन है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हम बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप उसी तरह से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म, पहला 4 पद लिखिए एपी के लिए जिसमें ए और डी दिए गए हो इस तरह से। नीचे जो दिया गया है यह ए और डी है, तो इसका पहला 4 पद लिखना है। पहला कितना पद लिखना है? 4 पद लिखना है। यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th हम ले रहे हैं, ठीक है। 2 के 4th में कहा जा रहा है a इज इक्वल्स टू -1। a इज इक्वल्स टू कितना दिए हुए है? -1 और d इज इक्वल्स टू दिए हुए है 1/2। कितना दिए हुए है? 1/2 दिए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे a हमको मालूम चल गया, तो प्रथम पद यहाँ मालूम है a2, दूसरा पद हम निकालने जा रहे हैं a1 प्लस d, यह हो जाएगा -1 प्लस 1/2। अब इसको हम काटते हैं तो यह हो जाता है -2 प्लस 1/2, 2 में से एक जाएगा -1/2। हमारा दूसरा पद कितना हो गया? -1/2। इसी तरह से हमारा तीसरा पद हो जाएगा a2 प्लस 2, दूसरे पद में हम d जोड़ देंगे -1/2 प्लस 1/2, यह हो जाएगा। डायरेक्ट काट के भी हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0/2, दैट इज 0। दूसरा पद हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। इसी तरह से चौथा पद जो हो जाएगा हमारा a3 प्लस d, यह हो जाएगा 0 प्लस 1/2। हम डायरेक्ट भी 1/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2। प्रथम 4 पद क्या लिखना है? 4 पद लिखना था। फर्स्ट 4 टर्म, प्रथम 4 पद इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? -1, -1/2, 0, 1/2। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके लिए प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस लिखना है सबका। तो सबसे पहले इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। इसमें कहा जा रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, है ना। अब यहां पे डैश डैश दिए हुए हैं। प्रथम पद a इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या सिर्फ d इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इसमें चेक करने के लिए नहीं कर रहा है, लिखने के लिए कर रहा है। तो आप प्रथम निकालेंगे, उसी में लिखा जाएगा। अगर चेक करने के लिए कहता तो हम कम से कम 2 d निकालते, d1 और d2 निकालते, 3 पद को हम एनालाइज करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हुए चलते हैं। माइट बी कि आपको दिया जा सकता है कि जांच करके बताइए कि यह में समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समानांतर श्रेणी में है तो इसका अगला पद लिखना है ना, या सार्व अंतर लिखना है। तो आइए हम जांच भी कर लेते हैं। d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3, 5 में से एक जाएगा 4/3। d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, यह हो जाएगा 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 जाएगा 4/3। हाँ, यह एपी में है,
यह एपी में है, इसका सार्व अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर। अगर चेक करने के लिए कहता तो हाँ वो भी लिखते। क्या लिखते? हाँ एपी में है, हाँ यह समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। सार्व अंतर क्या लिखेंगे? सार्व अंतर इज इक्वल्स टू कितना है? 4/3। आपको जो आंसर लिखना था ये क्वेश्चन उतारने के बाद केवल ये और केवल ये लिखना था, ये हमने चेक करने के लिए जोड़ा है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन एपी है ना। इफ दे फॉर्म्स एन एपी, अगर यह एपी बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी और 3 अगला टर्म लिखना है। तो इसका इस कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और अगला 3 टर्म लिखना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 के हम पहले को लेते हैं और छठे को लेंगे और 15वें को ले लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 कितना है? 2 4 8 और 16। यहां पे हम D1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A2 माइनस A1, यह हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर यहां पे लिखेंगे D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। यहां D1 D2 के बराबर नहीं है। हेयर यहां D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समानांतर श्रेणी में रहता तो अगला टर्म लिखते, यह नहीं है, यहां हम नहीं लिखेंगे। यहां D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में नहीं है, में नहीं है। अब इसी का प्रॉमिस किया था कि छठे पे जाएंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। चलिए छठा ही देखते हैं। छठा में कह रहा है 0.2 0.022 0.2 0.22 0.222 है ना, इसी तरह का है। अब यहां पे हम ले लेंगे D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यह हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। यहाँ पे दशम अंक 10th प्लेस ये है, तो इसका जो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.02। अब यहाँ पे D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 में से A2 घटाएंगे, मतलब 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो ये दोनों घट जाएगा। यहाँ पे 0 बच जाएगा, 2 0 के बाद डेसिमल 002। यहाँ D1 D2 के बराबर नहीं है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हमने कहा था 15। चलिए हम 15 देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना कितना है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है ना। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D1 इज इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर या A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 बचे 25 माइनस 1 बराबर 24। ठीक इसी तरह से D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 माइनस 5 बचे 25, ये भी हमारा आ जाएगा 24। D3 ये भी चेक कर लेते हैं। D3 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, 73 माइनस
7 का स्क्वायर तो 73 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 सब बराबर है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है, अर्थात यह समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगला पद लिखना है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस डी है ना, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू या सी डी इज इक्वल टू कितना है 24। अब अगला तीन पद, अगला तीन पद, अगला तीन पद, अगला तीन पद निकालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिए हुए हैं, तो हम लिख लेते हैं A5 इज इक्वल्स टू A4 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 2 9 और 1 10, 7 2 9 4 3 7 सॉरी 4 3 7 और 7 2 9 90 7 97 हो जाएगा। फिर A6 इज इक्वल्स टू 97 प्लस 24, 7 4 11 और 9 2 11 और 1 12 121। फिर इसी तरह A7 इज इक्वल्स टू 121 प्लस 24 145। अगला तीन पद, अगला तीन पद हमारा क्या हो जाएगा 97, 121, 145। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनाने बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा फिर बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।